टॉक्सिक पेरेंट्स आमतौर पर यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप मेंटल हेल्थ और चाइल्डहुड ट्रॉमास की बात करें। दैट हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पेरेंट्स। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द क्वेश्चन कि ये टॉक्सिक पेरेंट्स क्या होते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप दावा कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे आपको टॉक्सिक नहीं कहेंगे? आई एम आस्किंग यू। नेचर ने, प्रकृति ने आपको ये सुविधा दे दी है कि आप जब चाहें बच्चा पैदा कर सकते हैं। बट माई क्वेश्चन टू यू, क्या आपके पास वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है? डू यू हैव दैट अवेयरनेस? डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप अपने बच्चे की इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं? रिसेंटली मैंने ईरा खान का एक इंटरव्यू देखा, डॉटर ऑफ आमिर खान, एंड शी सेड कि वो एक 27-28 साल की लड़की है और शी इज़ गुड फॉर नथिंग। आप उसकी साइकोलॉजी देखिए, व्हाट शी थिंक अबाउट हर सेल्फ, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, हाउ पथेटिक हर सिचुएशन इज़, कि वो अपने आप को एज अ बर्डन देखती है। आपको क्या लगता है उसको ये ख्याल कहाँ से आया होगा? फ्रॉम वेयर? शी इज़ अ चाइल्ड जो एक ब्रोकन मैरिज से आई है। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, एंड डाइवोर्स इज़ नॉट अ वन डे इवेंट। पहले डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैन इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम टू दिस पॉइंट कि हम साथ नहीं रह सकते। एक्यूजेशंस होते हैं, लोग अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, और इन सब को सफ़र करते हैं बच्चे। तो शायद कुछ ऐसे इवेंट्स रहे होंगे, कुछ ऐसे हालात रहे होंगे जहाँ वाइफ ने हस्बैंड को बोला होगा कि दिस चाइल्ड इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड ने फीमेल को बोला होगा दिस चाइल्ड इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस बच्चे को महसूस होने लगा होगा कि आई एम बर्डन, मैं बोझ हूँ। नेग्लेक्ट फील करना, अटेंशन सीख करना। वाई किड्स सीक अटेंशन? जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता है, जिन बच्चों को उस शुरुआती ईयर्स में, बिगिनिंग ईयर्स में घर से वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, देन दे सीक इट आउटसाइड। और क्योंकि उनके मन में या उनकी सबकॉन्शियस माइंड में, उनकी आत्मा में वो एक लैक वाला इमोशन है कि कमी है किसी चीज़ की, तो जब वो बाहर भी जाते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल फील्ड में जाएं, पढ़ाई लिखाई में जाएं, वो जो कमी है ना, वो उनकी लाइफ के हर एराना में अपनी जगह बना लेती है। लाइफ के अपने हर पैराडाइम में, हर स्ट्रक्चरल पैराडाइम में वो उन चीज़ों को फील करते हैं। तो जब वो लव लाइफ में भी जाएगी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी या करेगा जो कि इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं। तो वो सेम इमोशनल पैटर्न वो इंसान फील करेगा जो वो अपने पेरेंट्स के साथ फील करता था। सो जब मैंने ईरा खान के इंटरव्यू को सुना, सो दिस टॉपिक कम्स टू माई माइंड कि ये टॉक्सिक पेरेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली आई वुड पुट इन्वर्टेड कॉमा ऑन टॉक्सिक, क्योंकि कोई भी अगर पेरेंट है, अगर कोई फीमेल कंसीव कर रही है, उसके मन में कभी इंटेंशन नहीं होती है कि उसको टॉक्सिक बनना है। तो फिर हो कैसे जाता है ये सब? एक्चुअली दीज आर द पीपल जिनके अपने इमोशनल ट्रॉमास अनरिजोल्व्ड हैं, जो अपनी इमोशनल लेवल पर फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं से जकड़े हुए हैं। तो शायद इनके चाइल्डहुड में इनको उतना अटेंशन नहीं मिला, उतना केयर नहीं मिला, उतना सपोर्ट नहीं मिला, और ना ये खुद को जान पाए, ना ये खुद को सेल्फ लव कर पाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आ पाए। सो दे आर डैमेज्ड इंडिविजुअल। आप इनको सिर्फ पेरेंट्स की नज़र से मत देखें, आप देखें कि दे आर डैमेज्ड इंडिविजुअल्स, कि उनकी जो इमोशनल पैटर्न है, चीज़ों को सोचने का तरीका है, दे ऑल्सो हैव कंप्लेन अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि इनके मन में कंप्लेंट्स नहीं है। दिस इज़ नोन एज जनरेशनल ट्रॉमा, कि जनरेशन वाइज ये चीज़ें होते हुए आ रही हैं। सो जब एक टूटा हुआ इंसान है, यानी इमोशनल लेवल पर सॉर्टेड नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, कि वो लाइफ में किस इमोशन को फील करना चाहता है, उसको क्लैरिटी ही नहीं है। तो जब उसको क्लैरिटी नहीं है, उसको पता नहीं है किस इमोशन को फील करना है लाइफ में, उसको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्लैरिटी है ही नहीं वो वाली चीज़। तो जब एक शादी वाले रिश्ते में आता है, सो दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ फीमेल,
दोनों का लेवल ही एक जैसा है, ये भी डैमेज है, ये भी डैमेज है, क्योंकि इन लोगों ने खुद पे काम नहीं किया है। इनको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आता, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं मालूम है इन लोगों को। तो क्योंकि अब ये एक रिलेशनशिप में आ गए, एक बॉन्ड में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। इसके मन में भी शिकायतें होंगी कुछ चीज़ों को लेकर, इसके मन में भी होंगी, टू अ पॉइंट, टू अ सर्टेन पॉइंट। व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग अ किड, जब इनका एक बच्चा हो रहा है, नाउ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस लाइफ इन टू द वर्ल्ड। तो क्या होता है कई बार, कई केसेस में, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स का अपना एक इमोशनल पैटर्न है, दोनों ने ही अपनी एक अलग अलग दुनिया देखी है जहाँ पर उनकी चीज़ें इतनी सॉर्टेड नहीं थी, तो अब इस बच्चे पर एक अलग बर्डन आना शुरू हो जाता है। इस बच्चे को ना बहुत माइक्रो लेवल पर मैनेज किया जाता है, उसको इतना इमोशनल अटेंशन नहीं मिलेगा, इस बच्चे को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा पेरेंट्स की तरफ से, और ये बच्चा बहुत नेग्लेक्टेड फील करेगा। बच्चे की दुनिया उसके माँ बाप से बनती है। अगर उसके माँ बाप उसको प्यार दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो पूरी लाइफ कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन अगर उसको शुरुआती सालों में वो सब नहीं मिला ना, तो कुछ हिस्सा होगा उसका जो टूटा फूटा रह गया, और वो पूरी लाइफ उसको कवर करने की कोशिश करता रहेगा। अगर उसने सेल्फ लव नहीं किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं किया, लोगों को माफ़ नहीं किया, यानी इनर इंजीनियरिंग नहीं करी, एक तरीके से रीप्रोग्रामिंग नहीं करी, तो बेसिकली अब जो ये बच्चा है जिसको अटेंशन नहीं मिल रही, जिसको केयर नहीं मिल रही, जो सफ़र कर रहा है, तो इस बच्चे की जो विडंबना है, जो इश्यूज़ हैं, वो कोई समझ नहीं पाएगा। पेरेंट्स बोलेंगे हम तो अपनी तरफ से सब कर रहे हैं, स्कूल भी भेज रहे हैं, स्कूल की फ़ीस भी दे रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस भी दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दिलवाए हुए हैं, अच्छे टॉयज़ हैं इसके पास है, किस चीज़ की कमी है? दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो क्यों लो फील कर रहा है। हैव यू सीन दैट मूवी? रणदीप हुड्डा एंड आलिया भट्ट वॉज देयर। आई एम नॉट एबल टू, आई थिंक हाईवे नाम है इस मूवी का। इस मूवी में आलिया भट्ट वॉज सफरिंग फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़। उसी के घर के जो लोग थे, उन्हीं के घर में एक मेल मेंबर था उनके रिलेटिव्स में, उसने कई सालों तक उस बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज़ किया। इवन ईरा खान के केस में भी ऐसा ही हुआ। उसने बोला कि व्हेन शी वॉज 14-15 तो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। डू यू थिंक अगर कोई बच्चा लगातार अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसको कॉन्फिडेंस है कि उसके पेरेंट्स उसको सुनेंगे, तो क्यों किसी के साथ ये घटना हो सकती है? मूवी में भी बार बार आलिया भट्ट अपनी माँ को जाके बताती है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ इतनी दब्बू है, क्योंकि उसकी माँ को पता ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है, उतना लाइफ में उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, शी इज़ नॉट वोकल अबाउट द थिंग्स। मतलब उसको प्रकृति ने बच्चा पैदा करने का सुविधा दे दिया, फिजिकल लेवल पे शी इज़ कैपेबल, लेकिन इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर शी इज़ नॉट कैपेबल टू प्रोटेक्ट हर हिज और हर ओन चाइल्ड। तो आलिया भट्ट काफ़ी साल तक सफ़र करते हैं, उसने अपनी मम्मी को बताया भी, और आफ्टर दैट वो बच्चा इतना एलियनेटेड हो जाता है, वो इतना सफरिंग वो झेल लेता है, वो वहाँ से निकल जाती है। मूवी में भी दिखाया गया है कि बाद में शी स्टार्ट फीलिंग हर सेल्फ कम्फर्टेबल टू अ अननोन पर्सन विद रणदीप हुड्डा, कि वो एक अननोन इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती, क्योंकि वहाँ पर ना वो वोकल हो सकती थी, अपनी चीज़ें खुलकर बता सकती थी कि मेरे साथ ये हुआ, वो अपने पेन को प्रोसेस कर पाई। वो बहुत रोती है उस इंसान के साथ, अपने दिल को, अपनी आत्मा को खोल कर रखती है। तो ऐसे बच्चे अपने पेन को ही प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में उनको कोई सुनने वाला है ही नहीं, उनको वैलिडेशन देने वाला है ही नहीं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि जो ये सो कॉल्ड टॉक्सिक पेरेंट्स जिनको हम बोल रहे हैं, क्या ये घृणा के पात्र हैं या दया के पात्र हैं? देखिए, हम इनसे नफरत नहीं कर सकते। अगर आप मुझे अभी बोलें कि मीनू 10 करोड़ रुपए दो, फिर मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? ऑन ए सिमिलर लेवल, अगर आप अपनी पेरेंट्स से ये बोल रहे हो कि हमको इमोशनल सपोर्ट दो, इमोशनल केयर दो, आप लोग हमको समझो, हमारे इश्यूज़ को समझो, हमारे साइकोलॉजिकल जो पैटर्न है आप उनको समझो, और आप हमको उन चीज़ों में सपोर्ट करो, जैसे कि हम कोई नया करियर पास लेना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो आपके सोशल स्टैंडर्ड्स के साथ सेट नहीं होता है, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो एलिमेंट है ही नहीं। उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग ईयर्स में वो चीज़ कभी देखी ही नहीं, उतना कॉन्फिडेंस देखा ही नहीं। आप कभी अपनी माँ के साथ बैठना और ऐसे ही बातें शुरू कर देना और थोड़ा सा पास्ट में चले जाना, सिर्फ आप उनको ऑब्जर्व करना,
उनके पास ना 30-30 साल की कहानियाँ हैं, उसने मुझे ऐसे हर्ट किया, उसने मुझे ऐसे परेशान किया, मैंने इतना सफ़र किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पूरे 30-35 साल की कहानियाँ हैं उन लोगों के पास। कहानियाँ कहीं तो है ना, उनके मन में या उनकी आत्मा में है, और कोई अच्छी कहानियाँ तो है नहीं। तो वो कहानियाँ उनको क्या दे रही हैं? दे आर मेकिंग देम फील विक्टिम। तो जो इंसान खुद में विक्टिम है, जो इंसान आज तक खुद को ट्रीट नहीं कर पाया, अपने मन से शिकायतें नहीं निकाल पाया, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपको सपोर्ट करेगा आपके चैलेंजेस में? कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि उसके पास वो स्किल है ही नहीं। तो इसीलिए आप उनको सिर्फ अपने पेरेंट्स की नज़र से नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नज़र से देखें कि इनके ऊपर कभी किसी ने काम किया ही नहीं, ना इन्होंने कभी खुद के ऊपर काम किया। तो जो इनका इमोशनल पैटर्न है, चीज़ों के बारे में सोचने का, महसूस करने का, एक्शन लेने का, इनका जो पूरा फ्रेमवर्क है वो ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट नहीं कर सकते। सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, आप अडल्ट हो गए हैं, अभी आप 18, 20, 25, 28, 30 साल के इंसान हैं। आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, बुक्स हैं, बहुत साहित्य है, कमाल का साहित्य है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा? दिस इज़ नोन एज सेल्फ पेरेंटिंग, कि आप खुद के माँ बाप बनिए। जो चीज़ें आप बचपन में नहीं सीख पाए थे, अगर किसी बच्चे को बार बार ये बोला गया है कि स्कूल से कोई शिकायत आ गई ना तो अच्छा नहीं होगा, स्कूल से कोई शिकायत आ गई, पड़ोस से कोई शिकायत आ गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को ये बोला गया है बार बार, आपको लगता है स्कूल में अगर कुछ गलत हो रहा होगा या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया होगा तो वो बहुत वोकल होकर एक्शन ले पाएगा? नहीं, वो डर जाएगा कि यार घर पे यार मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, मैं नहीं कर सकता ऐसा। वो एक दब्बूपन आ जाएगा। डू यू थिंक जो इंसान अपने लाइफ के एक फील्ड में दब्बू है, दूसरे में बहुत ही बाहुबली हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान के जीवन में स्पष्टता है तो उसके जीवन की हर क्षेत्र में आती है। अगर आपके पास घर है और आप उस घर में एक कमरे को, 2 कमरे को बहुत साफ़ सफाई से, बहुत वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो ऐसी संभावना है ही नहीं कि घर के उसी किसी दूसरे तीसरे कमरे को, किसी हॉल को, किसी किचन को आप बहुत गंदा रखेंगे। अगर आपके अंदर सफाई का गुण आता है तो संपूर्ण तरीके से आता है। तो अभी बच्चे को आपने दब्बू बना दिया बोल बोल के, तो डू यू थिंक कि जब ये अपने टीनेज में जाएगा, दोस्तियां करेगा या अडल्टहुड में जाएगा, शादी करेगा, वहाँ पे ये डिसीजन मेकर बन पाएगा? आपने इस बच्चे को इतना माइक्रो मैनेज किया है। हैव यू सीन दोज एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस जिनको अगर बॉस ने ये बोला है कि तुमको ये ना 10 ईमेल्स हैं ऐसे ऐसे सेंड करने हैं, वो 5 बार पूछने आएंगे, सर कंपनी के नाम से करें, आपके नाम से करें, सर इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, सर किस टाइम पे भेजें? उनकी गलती नहीं है, उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी करी गई है कि वो डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकते। और जब कोई ऐसा इंसान शादी के सेटअप में जाता है तो सामने जो मेल है, फीमेल है, उसको एक पूरा अडल्ट इंसान चाहिए, उसको मम्मास बॉय नहीं चाहिए। अगर कोई फीमेल है और उसका पार्टनर हर छोटी से छोटी बात अपने पेरेंट्स से कंफर्म करके ही करता है, तो डू यू थिंक उसको रिस्पेक्ट कर पाएगी? और अगर कोई मेल है, वो देखे कि उसकी वाइफ है ना हर छोटी छोटी बात अपने पेहर जाके बताती है, उनसे कंसल्ट करती है और फिर चीज़ें करती है, डू यू थिंक वो उससे खुश रह पाएगा? क्योंकि यू हैव टू बी डिसीजन मेकर, आप इनडिसाइसिव नहीं हो सकते हो। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे कि आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नेचर ने तो क्षमता दे दी है 18 या 20 साल की उम्र में या उससे पहले कि बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन जो ये संभावना है कि आप संपूर्ण रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व आपका बन पाए कि जो आप बच्चा आप दुनिया में लेकर आ रहे हैं, उसको आप हर तरीके से सक्षम बना पाए, वो अपने आप को कहीं से पैथेटिक फील ना करें, अपने आप को विक्टिम फील ना करें। और जब आप इस दुनिया में आए थे तो चैलेंजेस कम थे। आज जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसके लिए चैलेंजेस मल्टीफोल्ड हैं। आज अगर आप क्लाइमेट को देखें तो वो बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन में है, ख़राबी होता जा रहा है। अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की होड़ देखें तो पहले दुनिया इतनी नहीं भाग रही थी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। राइजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई थिंक अकेला महसूस करना कोरोना की तरह एक अलग ही पेंडेमिक है। पीपल आर फीलिंग सो लोनली। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अलग अलग रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं कि लोनली रहना उतना खतरनाक नहीं है जितना 15 सिगरेट एक दिन में पीना है। मतलब 15 सिगरेट पीना इज़ अ ईजी थिंग, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना अकेला रहना नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि
इंसान के शरीर में फिर केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, वैसे ही हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कम आउट ऑफ दिस जोन कि ये लोग आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, कि आप कंप्लेनिंग मोड में रहें, अपने पेरेंट्स से मांगते रहें कि हमें ठीक करो, हमें ठीक करो, हमारे लिए ये प्रोवाइड करो, हमारे लिए वो प्रोवाइड करो। प्लीज़ स्टॉप। वो खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहे। आज वो 50 साल के हैं तो भी उनके मन में इश्यूज़ हैं 30 साल पुराने। कल को वो 80 साल के हो जाएंगे तो भी उनके मन में इश्यूज़ हैं पुराने। तो वो अपने अंदर से अपने कूड़े को, कबाड़े को बाहर नहीं निकाल पाए कभी। आपको लगता है आपका बगीचा सजा पाएंगे वो लोग? सो नफ़रत करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको छोड़ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। वट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट कि दे आर नॉट ओनली योर पेरेंट्स, वो इंडिविजुअल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। किसी के हस्बैंड हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, वो सिर्फ आपके माता पिता नहीं हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आप खुद पर काम करना चालू करें, सेल्फ पेरेंटिंग। जो चीज़ें नहीं सीख पाई थी वो खुद को सिखाएं। जो लव आपको नहीं मिला था, अटेंशन नहीं मिली थी, अब वो लव, वो अटेंशन आप खुद को दें, वो समय आप खुद को दें। मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अपनी जर्नलिंग करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने ट्रोमास को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और अंदर खालीपन महसूस कर सकते हैं, और फिर अपना बगीचा अपने अनुसार सजा सकते हैं। और बात रह गई आपके पेरेंट्स की, आप उन्हें एक्सेप्ट करें, और आप इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि चाहे वो 10 जगह फेल हुए हों एज अ पेरेंट, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। उन्होंने आपको रिसोर्सेज मुहैया कराए हैं, जितना वो कैपेबल थे उन्होंने करवाया है आपके लिए, तो आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आप उन चीज़ों के लिए उनको माफ़ करें जो वो नहीं कर पाए। क्लोज योर आइज़, अपनी आँखों के सामने अपने पेरेंट्स को विजुअलाइज करें। आप उनके उन सभी अच्छी चीज़ों को भी देखिए जो उन्होंने आपके लिए की है। पे द ग्रैटिट्यूड, से थैंक्स। और जिन चीज़ों पे आप बहुत हर्ट हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, तो आप बोलें कि इस जो पेन वाला बॉन्ड है ना, उससे मैं आपको रिलीज़ करता हूँ। मतलब मेरे मन में जो शिकायतें हैं, मेरे मन में जो पेन है, मैं आपको उससे रिलीज़ करता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। और खुद को प्यार करने के लिए, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए आई विल टेक ईच एंड एवरी स्टेप। दिस इज़ द फ्रेमवर्क जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। टिल द टाइम आप अकाउंटेबल होना शुरू नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होना शुरू नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई एक्शन लेने की फीलिंग भी नहीं आएगी। बस आप लेटे रहेंगे, रोते रहेंगे, लोगों के सामने अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतें और अपने आंसू बहाते रहेंगे, एंड इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। ये आपको किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, दिस इज़ अ बुक बाय BK शिवानी। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है फर्स्ट चैप्टर में ही। इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता आंतरिक होती है। इट्स मीन इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, चूज करना कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदर पीपल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इवन योर पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, योर कलीग, योर आउटसाइड एनवायरमेंट। सो think carefully, and if you are having any issues, resolve them, क्योंकि बोझ लेकर चलने से जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी and live it to the fullest. So this is me, Meenu Dalal, signing off.